ही करने की तैयारी भी है। देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान के मिसाइल उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर पर गिर रही है। इस हमले ने इजराइल की तमाम मिसाइल डिफेंस वाली दीवार को तोड़कर चकनाचूर कर दिया है। जहां जहां मिसाइल गिर रहा है वहां ईरान तबाही की 100% वाली गारंटी दे रहा है। इस मिसाइल इंपैक्ट को देखिए। इसकी रफ्तार बता रही है कि ये ईरान की हज कासिम हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर तैयार की गई है। हज कासिम की रफ्तार मैक 12 से भी ज्यादा है, यानी 15,000 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर देखिए इसका हमला। ईरान ने इजराइल के हाइफा को हज कासिम से बुरी तरह दहला दिया है। इस मिसाइल की रेंज है 1500 किलोमीटर और ये ईरान की सबसे आधुनिक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। 14 जून की रात को वही हुआ जिसका इजराइल को डर था। ईरान ने इजराइल के हमलों का फिर जवाब दिया। इस बार भी 100 से ज्यादा मिसाइल इजराइल की तरफ दागी गईं, लेकिन तेल अवीव को टारगेट करने के बाद इस बार निशाना इजराइल का हाइफा शहर रहा। ईरान का मिसाइल रूट देखिए। 1500 किलोमीटर दूर ईरान से लॉन्च होने के बाद ये इराक, जॉर्डन और सीरिया के आसमान से गुजरी और हाइफा शहर पर टूट पड़ी। इन मिसाइलों को रोकना इजराइल के बस के बाहर साबित हुआ। जब ये मिसाइल लेबनान बॉर्डर के करीब से गुजर रही थी तो लोग इन्हें देख सकते थे। ऐसे कई वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लेबनान की जमीन से हाइफा की तरफ जाने वाली मिसाइल देखी जा सकती हैं। यही वो मिसाइल हैं जिन्होंने हाइफा में कोहराम मचाया है। जहां जहां ये मिसाइल गिरी, देखिए वहां का हाल क्या हुआ। तेल अवीव के बाद हाइफा इजराइल का सबसे अहम शहर माना जाता है और यहाँ गिरी ईरान की मिसाइलों ने साबित कर दिया है कि इजराइल का चप्पा चप्पा खामनेई की रेंज में है। अब सवाल है कि हाइफा पर हुए इस हमले ने नेतन्याहू को या कहें कि इजराइल को कितना बड़ा जख्म दिया है, क्योंकि तस्वीरें जो बता रही हैं उससे सवाल उठता है कि क्या ईरान ने इजराइल में प्रोजेक्ट गजा शुरू कर दिया है। जहां जहां मिसाइल गिरी उसे देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि ये इजराइल का कोई शहर हो सकता है। हाइफा के आसपास और भी कई शहरों और मिलिट्री अड्डों पर हमले हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा टारगेट हाइफा ही साबित हुआ। अब समझिए कि हाइफा आखिर क्यों इजराइल के लिए बहुत अहम लोकेशन है। सेना के लिहाज से हाइफा में इजराइल की नेवी का बड़ा बेस है। यहीं से पूरे भूमध्य सागर में इजरायली नेवी अपने मिशन लॉन्च करती है, लेकिन यहाँ इजराइल की सेना नहीं, उसका आर्थिक स्तंभ टारगेट पर रहा, क्योंकि हाइफा की इजराइल की अर्थव्यवस्था में अहम जगह है। हाइफा को इजराइल का इकोनॉमिक पावर हाउस माना जाता है, या कहें कि ये इजराइल की आर्थिक राजधानी कही जाती है। 3.5 लाख की आबादी वाला शहर हाइफा भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर है। ये एक पोर्ट सिटी है और यहाँ के बंदरगाह से इजराइल का 60% कंटेनर ट्रैफिक गुजरता है और यहाँ से 3 करोड़ टन कार्गो
हर साल हैंडल किया जाता है। यहीं से यूरोप से लेकर अमेरिका और दुनिया के कई हिस्सों तक इजराइल व्यापार करता है। यही इजराइल का सबसे बड़ा हाईटेक पार्क है, यानी यहाँ टेक्नोलॉजी सेक्टर है। हाइफा को इजराइल का औद्योगिक हब कहा जाता है। यहीं से पूरे इजराइल का बिजनेस चलता है। अब सवाल है कि इन धमाकों का कितना असर इजराइल के कारोबार पर पड़ेगा, क्योंकि इजराइल में आयात और निर्यात का सबसे बड़ा सेंटर हाइफा ही है। ईरान के मिसाइल अटैक ने साबित कर दिया है कि वो इजराइल के धंधे पर चोट कर सकता है, जहां से इजराइल के उद्योगों तक कच्चा सामान पहुंचता है और फिर सामान तैयार कर निर्यात किया जाता है। ईरान अब उसके बिजनेस सेंटर पर चोट कर रहा है। अब हाइफा की तरफ ईरान की मिसाइलें क्यों तानी गईं, इसे भी समझिए। किसी युद्ध में बराबरी का जवाब क्या होता है, ये इजराइल और ईरान के युद्ध को देखकर समझा जा सकता है। 13 जून को सबसे पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसकी मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया। बड़े बड़े सैन्य कमांडर और वैज्ञानिकों समेत 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसका बदला ईरान ने 13 जून की रात में ही तेल अवीव में लिया, जहां इजराइल के रक्षा मंत्रालय पर मिसाइल गिरी। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के कई मिलिट्री बेस पर मिसाइल बरसाई। 14 जून को इजराइल ने ईरान के तेल ठिकानों पर हमला किया। बंदर अब्बास समेत कई पोर्ट टारगेट किए गए। ईरान ने इसका जवाब 14 जून की रात को ही दिया और इजराइल की आर्थिक राजधानी हाइफा पर ऐसी मिसाइल बरसाई जिनके वीडियो देखकर नेतन्याहू और उनके कमांडर हैरान हैं। ईरान की बहुत सी मिसाइलों को इजराइल ने रोका भी, लेकिन ज्यादातर ने हाइफा और आसपास के टारगेट्स को हिट करने में कामयाबी हासिल की। तेल अवीव से 10 किलोमीटर दक्षिण में बातयाम नाम के शहर में क्या हुआ, यहाँ चल रहा रेस्क्यू मिशन बता रहा है। ईरान की मिसाइल जहाँ टकराई वहाँ यही हाल हुआ। ईरान की मिसाइलों ने हाइफा में इजराइल की रिफाइनरी को भी टारगेट बनाया है। यहाँ के बाजान ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स को ईरान ने टारगेट किया है। ईरान का दावा है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इजराइल ने उसके तेल ठिकानों को जलाया है। ईरान का कहना है कि इजराइल ने तेहरान सेंटर से करीब 10 किलोमीटर दूर शहरान तेल डिपो पर बम बरसाए हैं। इस डिपो में तेल के 11 बड़े टैंक हैं, जहां 44,000 बैरल तेल रखा जाता है। इसी ऑयल डिपो से तेहरान के आसपास तेल सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा ईरान की पोर्ट सिटी बंदर अब्बास में भी तेल के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। यानी इजराइल ने जब ईरान के तेल ठिकानों को टारगेट किया तो इसका बदला ईरान ने हाइफा में लिया। और जब हज कासिम जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ तब इजराइल को भी लग रहा है कि अब तो अमेरिका की सीधी मदद देनी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान पर हुए हमलों में वो शामिल नहीं है। ट्रंप के इस दावे को ईरान ने खारिज कर दिया है। دخالتی در این حمله نداشته و نخواهد داشت. همونطور که عرض کردم ما این ادعای آمریکا رو باور نمی‌کنیم. شواهدی داریم که خلاف این رو نشون میده. ईरान ने साफ कर दिया है कि वो ट्रंप की बात पर यकीन नहीं करता कि अमेरिका इस युद्ध में इजराइल के साथ शामिल नहीं है। ईरान के पास पक्के सबूत है कि इजराइल के हमलों में अमेरिका पूरा साथ दे रहा है। ईरान को शक इसलिए है क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल की मदद करता आया है, फिर चाहे वो इंटेलिजेंस हो, डिप्लोमेटिक मदद हो या फिर हथियारों वाली मदद। क्योंकि इजराइल ने अब तक जो बड़े हमले किए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मेड इन अमेरिका हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। $2024 2024 में इजराइल को अमेरिका से $20 अरब के हथियार मदद के तौर पर भेजे गए हैं। $20 अरब यानी $2.25 लाख करोड़ रुपए के हथियार। صراحتاً و علناً اعلام بکنن. پیام خصوصی کفایت نمیکنه. لازم هست که دولت آمریکا موضع خودش رو دقیقاً اعلام بکنه.
و حمله به تأسیسات هسته‌ای رو صراحتاً محکوم بکنه. ईरान को अब इजराइल के हमले का इंतजार है। ईरान को भी मालूम है कि इजराइल का अगला हमला उसके सबसे सुरक्षित ठिकानों पर हो सकता है और डर ये भी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को भी निशाना बनाया जाए। ये डर इसलिए जायज है क्योंकि इजराइल ने 13 जून को ही इस युद्ध की शुरुआत की। तब ईरान के तमाम मिलिट्री लीडरशिप को मोसाद के हमलों में खत्म कर दिया गया। तो वहीं इजराइल और ईरान युद्ध के कई देशों का बारूदी टकराव बनता जा रहा है। इराक में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमला हुआ है। उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने चेतावनी दी है कि इजराइल को रोका जाए नहीं तो वो दुनिया जला देगा। एर्दोआन ने कहा है कि इजराइल पर उनकी पैनी नजर है। तो क्या अब इजराइल के जंगी जेट तुर्की का रुख करने जा रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। इजराइल के जंगी जेट और ईरान के मिसाइलों की टक्कर का है। ये युद्ध इजराइल के डिफेंस सिस्टम और ईरान की मिलिट्री पावर का है। ये युद्ध ट्रंप की जिद और पुतिन की सधी हुई वॉर पॉलिसी का है। सीधा युद्ध खामनेई और नेतन्याहू में भले ही हो, लेकिन पर्दे के पीछे कई सेनाएं हैं। पहले दिन इजराइल भारी पड़ा, दूसरा दिन ईरान के नाम रहा, तीसरे दिन फिर इजराइल ने तबाही मचाई। लेकिन अब युद्ध का पलड़ा बराबरी पर आकर ठहर गया है। ईरान मिसाइलों का दम दिखा रहा है। इजराइल जंगी जेटों से ईरान को जला रहा है। इजराइल के जंगी जेट ईरान के शहरों को जला रहे हैं। ईरान से एस्वान तक बारूदी बवंडर उठ रहा है। इजराइल के सैन्य अड्डे खाक हो रहे हैं। ईरान के तेल के कुएं सुलग रहे हैं। ईरान का चप्पा चप्पा बारूदी प्रहार से दहल रहा है। इजरायली जेट और मिसाइलों का प्रचंड प्रहार युद्ध के तीसरे दिन ज्यादा जोर पकड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान के जवाबी हमले ने नेतन्याहू आर्मी को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। ईरान के मिसाइल अटैक से भड़के इजराइल कॉर्ड्स ने धमकी दी है कि वो ईरान के जहरीले नाक की खाल उधेड़ डालेंगे। इजराइल कॉर्ड्स की धमकी के बाद ईरान में सीरियल बम धमाके होने लगे हैं। इजराइल ने फारसी में चेतावनी जारी की कि अब ईरान के किसी भी सैन्य ठिकाने और मिलिट्री बेस पर हमला हो सकता है। आम नागरिकों से इन इलाकों को जल्द से जल्द खाली करने के आदेश दे दिए गए। اخطار فوری به تمامی افرادی که همکنون و یا در آینده نزدیک در داخل و یا حوالی کارخانجات تولید تسلیحات نظامی و نهادهای پشتیبانی دهنده آنها در کشور ایران می باشند. از شما اهالی محترم درخواست می نماییم برای حفظ جان و امنیت خود فوراً این مناطق را ترک نموده و تا دریافت پیامی دیگر به این اماکن باز نگردید. इजराइल ने दावा किया कि अब तक के युद्ध में ईरान की मिसाइल पावर लगभग हाफ हो चुकी है। इजराइल ने 3 दिन में ही ईरान की आधी रॉकेट फोर्स का सफाया कर डाला है। युद्ध से पहले ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइलें थी। इनमें सिर्फ 1000 मिसाइलें इजराइल तक मार कर सकती थी। ईरान के पास इन मिसाइलों को दागने के लिए 150 से 250 लॉन्चर थे, जिन्हें 3 दिन के भीतर इजराइल ने धुआं कर डाला। हालांकि इजराइल का अनुमान है कि अब भी ईरान अगर रोजाना 50 मिसाइलों से हमला करेगा तो युद्ध को महीने भर तक लड़ सकता है। और यही इजराइल की सबसे बड़ी टेंशन भी है। ईरान को हिजबुल्लाह और हमास समझने की भूल इजराइल नहीं कर रहा है। नेतन्याहू ने ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन पर ब्रेक लगाने का प्लान बना रखा है।
इजराइल उन्हीं कारखानों पर सटीक हमले कर रहा है जहां उसे ईरान के मिसाइलों के बनाए जाने की जानकारी है। יש איום עצום של הטילים הבליסטיים. אתם רואים כל טיל כזה שנופל, רואים מה זה עושה, ושוב העמידה שלכם היא מופלאה. תארו לכם שלאיראן יש 20,000 טילים כאלה. זה התוכנית שלהם. הם רואים בזה עוד מרכיב, בנוסף לגרעין, כדרך להשמיד את מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהם יוכלו לבנות יכולות ייצור ל-20,000 טילים, ולכן יצאנו לפעולה להשמיד את יכולות הייצור שלהם, וזה מה שצה"ל עושה עכשיו. इजराइल ने ईरान में कितनी तबाही मचाई है उसे सैटेलाइट तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। मैक्सार टेक्नोलॉजी ने इजराइल के भयानक हमले के सबूत रिलीज कर दिए हैं। ये ईरान का हमादान एयरबेस है। इजराइल के F-16 और F-35 ने ईरान के एयरबेस तबाह कर डाले हैं। जंगी जेटों ने यहां बम बरसाकर विमान शेल्टर तबाह कर दिए हैं। इजराइल के मिसाइल धमाकों से ईरान के एयरबेस के रनवे पर हुए गड्ढे साफ दिखाई दे सकते हैं। मैक्सार ने ईरान के 3 महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले की ताजा तस्वीरें भी जारी की है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन से ईरान को कितना नुकसान हुआ उसे अब आप देख लीजिए। यह एस्फान का एटमी अड्डा है जिसे बम बरसाकर नेतन्याहू एयरफोर्स ने बर्बाद कर डाला है। तेहरान के इस मिसाइल बेस की बर्बादी भी सैटेलाइट तस्वीरों में साफ साफ देखी जा सकती है। और इसी तरह पिरान शहर में रडार साइट को भी इजराइल ने जलाकर राख कर दिया है। पीएम नेतन्याहू ने दावा किया है कि जिन एटमी साइटों पर हमला किया गया वहां एटम बम बनाने की तैयारी थी, जिसे रोकने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक दी है। אנחנו היינו בדקה ה-90. היה כאן מרוץ של צוותי הגרעין של איראן להביא בעצם ליצירת פצצות גרעין, פצצות אטום להשמדת ישראל. שמעתי שאומרים שלא השגנו הישגים בעניין הזה, זו טעות. השגנו גם השגנו. אנחנו פגענו פגיעה קשה מאוד באתר ההעשרה המרכזי של איראן. इजराइल ईरान घमासान के बीच इराक से आई खबर ने कई खाड़ी देशों को दहला कर रख दिया है। इराक में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। इराक में अमेरिकी एयर बेस पर हमला ड्रोन अटैक के जरिए किया गया। खबरों के मुताबिक इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डे ऐन अल असद पर 3 ड्रोन दाग दिए गए। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि सभी ड्रोन मार गिराए गए हैं। अमेरिकी एयरबेस पर हमले को नाकाम कर दिया गया, लेकिन हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। मुमकिन है ईरान समर्थक शिया मिलिशिया लड़ाकों ने ड्रोन स्ट्राइक की हो, लेकिन ईरान कभी नहीं चाहेगा कि इस हमले के आरोप उस पर लगें, क्योंकि ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि अगर अमेरिका का एक भी सैनिक खाड़ी में मारा गया तो वो पूरा ईरान जलाकर राख कर देंगे। ईरान पर इजराइल के हमले की तारीफ कर चुके ट्रंप इसी इंतजार में बैठे हैं कि ईरान कोई गलती करे और अमेरिका युद्ध में खुलकर सामने आ सके। हालांकि ट्रंप फिलहाल वेट एंड वॉच के मूड में हैं, क्योंकि इजराइल को अच्छी खासी कामयाबी मिल चुकी है। ईरान की सैन्य लीडरशिप में गिने चुने दुश्मन ही अब इजराइल के निशाने पर हैं। नेतन्याहू ने अब तक जिन दुश्मनों का सफाया किया और आगे किन लोगों का नंबर है, उन्हें भी आप जरा जान ही लीजिए। इजराइल ने IRGC सुप्रीम कमांडर हुसैन सलामी का खात्मा कर दिया। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बागेरी को भी इजराइल ने मार डाला है। खतम अल अनहिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर गुलाम अली राशिद की भी मौत हो चुकी है इजराइल के हमले में। ईरान की ड्रोन फोर्स चीफ तहेर हुर मारे जा चुके हैं। ईरान एयरफोर्स चीफ दाऊद शियान को इजराइल ने ढेर कर दिया है। ईरान की खुफिया एजेंसी के चीफ गुलाम अल मरहब को मार दिया गया है। IRGC के वायुसेना कमांडर आमिर अली हाजीजादे का सफाया हो चुका है। इनके बाद अब इजराइल के टॉप टारगेट पर ईरान आर्मी के कमांडर आमिर मूसवी
ईरान के नए कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर, IRGS के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी, IRGC कमांडर अलीरेजा तांगसीरी और खामनेई का रणनीतिक सलाहकार और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का प्रमुख अली शमखानी भी है। नेतन्याहू ने पहले ही साफ कर रखा है कि ये युद्ध कब खत्म होगा। אם צריך נוסיף, אנחנו פגענו במתקן ההמרה שהוא חיוני להשמשת פצצות גרעין. אנחנו פגענו גם בצוות המוביל של המדענים שמובילים את הפרויקטים האלה. हालांकि इजराइल की जीत के बीच सिर्फ ईरान भर नहीं, ईरान समर्थक लड़ाका ग्रुप हूथी खुलकर युद्ध में शामिल हो गया है। हूथी फाइटर्स ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार कर दी है। हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर हमले की शुरुआत अपने टॉप कमांडर मोहम्मद अब्द अल करीम अल गामारी की मौत की खबर उड़ने के बाद की है। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से दावा किया गया कि इजराइल ने करीम अल गामारी को मिसाइल धमाके में उड़ा दिया है। हालांकि अब तक गामारी की मौत की पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर हूथी फाइटर्स ने मोर्चा खोल दिया है। उधर ईरान की तरफ से युद्ध समझौते की पेशकश भी की गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल से युद्ध को दूसरे देशों में फैलने से पहले ही हमले बंद करने की धमकी दी है। با توجه به برداشت بهتری که الان نسبت به مواضع جمهوری اسلامی وجود داره بتونیم به راهکارهایی برسیم که قابل پیشرفت باشه در مذاکرات. ما هنوز در اون مرحله نیستیم ولی ناامید هم نیستیم و من به نظرم امروز به خصوص با توجه به بحث‌هایی که صورت گرفت و راهکارهایی که توسط عمان پیشنهاد شد برای رفع موانع احتمال پیشرفت وجود داره. असल बात यह है कि ईरान ट्रंप के डबल गेम में फंस चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप पर्दे के पीछे रहकर इजराइल को फुल सपोर्ट दे रहे हैं। अमेरिकी हथियारों के दम पर इजराइल युद्ध में बढ़त बना चुका है। ऐसे में ईरान खाड़ी में मौजूद अमेरिका के दोस्त देशों पर हमले का जोखिम मोल ले सकता है। ईरान की मिसाइलें अगर किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर गिरी तो अमेरिका युद्ध में डायरेक्ट एंट्री लेगा। ट्रंप यही चाहते हैं कि ईरान गलती करे और फिर सुपर पावर मनमानी पर उतर आए। ऐसी हालत में ईरान का युद्ध में ज्यादा दिन टिके रहना आसान नहीं होगा। युद्ध में जीतना तो बहुत दूर की बात है, ईरान को जान बचाने का रास्ता तलाशना पड़ेगा। ईरान का चीन और रूस से सीधा संपर्क में रहना ही सबसे बेहतर रास्ता भी है। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ